हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैबलेस स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि हम लोग रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग सभी प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आज आपका जो बाल विकास का जो पेपर था, उसमें 2015 का उसका हम लोग बाल विकास का सेशन करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन हम लोग अटैम्प्ट करेंगे। ये ग्रेड फर्स्ट मतलब लेवल फर्स्ट का पेपर है, जो 2015 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो सभी बच्चे प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चा रीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत करवाए हैं, वो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकती हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, तो आप लोग सभी इस वीडियो को पहले देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, लिखा हुआ मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या होता है। तो तनाव होता है, डिसलेक्सिया होता है, पिछड़ापन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का जो परिणाम होता है वो क्या होता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिसलेक्सिया इज राइट ऑप्शन। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिन बालकों की जो बुद्धि लब्धि है, आईक्यू है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित है, उनको किस श्रेणी में रखती है। जिन बच्चों की जो आईक्यू लेवल है उनको मानसिक न्यूनता से ग्रसित है, तो उनका आईक्यू क्या होगा। 70 से कम होगा, बिलो 70, या अबव 70, या बिटवीन 18 या 100, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मानसिक न्यूनता से ग्रसित होंगे उन बच्चों का जो आईक्यू होगा वो क्या होगा, 70 से कम होगा। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, चिल्ड्रन हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की जो योग्यता होती है वो कौन से बच्चों में होती है। बैकवर्ड, जो पिछड़े हुए होते हैं, या मेंटली रिटार्टेड, मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं, या गिफ्टेड बच्चा होता है, प्रतिभाशाली होता है, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की जो योग्यता होती है वो किस में होती है, जो गिफ्टेड बच्चा होता है, मतलब कि प्रतिभाशाली। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तनाव को कम करने में अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। जो तनाव को कम करते हैं उसका जो अप्रत्यक्ष रूप और ढंग होता है वो क्या कहलाता है। इनडायरेक्ट मेथड बताना है आपको, समस्या समाधान विधि मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, या फिर रक्षात्मक यांत्रिकता डिफेंस मैकेनिज्म, या व्यक्तिगत विधि सब्जेक्टिव टेक्निक, या नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तनाव को कम करने का इनडायरेक्ट मेथड बताना है, अप्रत्यक्ष ढंग। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रक्षात्मक यांत्रिकता। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, ये हम लोग कर रहे हैं 2015 का जो सीडीपी का लेवल फर्स्ट का पेपर कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पूछ रहा है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। कौन सी सामाजिक रूप से वंचित होने की समस्या नहीं है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, ये तो है, ये तो बिल्कुल सही है। सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, तो ये भी वंचित होने की समस्या है। लिखा हुआ रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, तो ये जो है जो सामाजिक रूप से वंचित होने की समस्या नहीं। अगर आपको स्वस्थ परिवेश मिल रहा है तो आप सामाजिक रूप से वंचित तो नहीं होंगे, तो यही समस्या नहीं होगी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय में पछतापूर्ण वातावरण का सामना करना, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आश्रित होता है, या इंडिपेंडेंट होता है, या अस्वतंत्र होता है, या इंटरविंग होता है मतलब मध्यस्थ होता है, या कोई नहीं होता है। तो शिक्षण जो प्रक्रिया होती है उसमें बच्चे का क्या रोल होता है। तो बच्चा क्या होता है, स्वतंत्र होता है, आश्रित होता है, मध्यस्थ होता है। तो क्या होता है, आश्रित चर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ये आपको बताना है, मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, मानक होगा, योगात्मक होगा, निर्माणात्मक हो गया, सीसी होगा। तो मूल्यांकन के कौन से प्रकार नहीं है। तो मूल्यांकन का जो प्रकार है योगात्मक भी है, निर्माणात्मक भी है, फॉर्मेटिव भी है, समेटिव भी है, और सीसी भी है। जबकि जो मानक है वो इवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये जो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है एनसीएफ जो 2005 है वो किस पे बल देता है। तो ये तो कितना फेवरेट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा। तो करके सीखने पे, समस्या हल करने पे, रटने पे या उपयोग सभी पे। तो रटने पे तो बिल्कुल भी नहीं, उपयोग सभी तो वैसे भी कैंसिल हो गया। तो करके सीखने पे हो गया या समस्या हल करने पे। तो जो एनसीएफ 2005 है क्या करके सीखने पे, मतलब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग पे महत्व देता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो कौन सा जो पार्ट है वो इवैल्यूएशन के ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, ये बताना है। शैक्षिक उद्देश्य बिल्कुल ये पार्ट है। मूल्यांकन भी हो जाएगा, मतलब इवैल्यूएशन भी। अधिगम अनुभव भी होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा। जबकि जो शिक्षण अनुभव है वो क्या होगा, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं होगा। तो कौन कौन सा होगा, तो शैक्षिक उद्देश्य होगा, शिक्षण मूल्यांकन होगा, अधिगम अनुभव होगा। जबकि शिक्षण होगा मूल्यांकन का त्रिकोण का भाग नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसके बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, यह समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो सकता है, समस्याओं को हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो यही जो कथन है सही नहीं है। क्या लिखा हुआ है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। तो मूल्यांकन तो किया जाता है, तो यही जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, इनमें से कोई ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह घंटे है। तो जो शिक्षक का जो कार्य है प्रति सप्ताह घंटे कितना कार्य होता है। आरटी एक्ट 2009 के बारे में बताया गया, जिसे लागू कब किया गया था, 2010 में। ठीक है, अगर पूछा जाए आरटी को लागू कब किया गया था तो 2010 में, आया कब था, 2009 में। तो उसके अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे होंगे 45 घंटे। तो कितना हो जाएगा राइट ऑप्शन, 45 घंटे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है रीजनिंग, क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन आर डेवलप्ड ऑन द एज ऑफ, मतलब बच्चों में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में हो जाता है। तो 7 वर्ष में, 9 वर्ष में, 11 वर्ष में या 6 वर्ष में। तो बच्चों में इन सब चीज़ों का जो विकास होता है वो किस आयु में हो जाता है। तो 7 वर्ष में तो बिल्कुल भी नहीं, 9 वर्ष में भी नहीं, 11 वर्ष में जो प्याजे की कौन सी अमूर्त संज्ञात्मक जिसको बोला जाएगा, तो 11 वर्ष में क्या होता है, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 शारीरिक विकास का क्षेत्र, आपको बताना एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इस कौन सा होगा। स्नायु मंडल मतलब नर्वस सिस्टम, बिल्कुल। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ग्रोथ ऑफ मसल्स, मांसपेशियों में वृद्धि, ये भी है। इंडोक्रोनिक ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि, बिल्कुल ये भी है। उपरोक्त सभी, तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। तो जो शारीरिक विकास का क्षेत्र हो जाएगा वो ऑल अबव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। तो ये कौन सा किसने कहा था कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है कि जो वातावरण है वो वह बाहरी शक्ति है जो क्या करती है, हमें प्रभावित करती है। तो वुडवर्थ महोदय ने कहा था, एनास्टसी ने कहा था, रॉस महोदय ने कहा था, या कोई नहीं। तो किसने कहा था, ये डिफिनेशन किसकी दी गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो रॉस ने दी थी, तो बी ऑप्शन सही है। तो एक डिफिनेशन से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो वातावरण व बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था, रॉस ने कहा था। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और मैंने और भी वीडियोज़ करवा ली साइंस की और ईवीएस की जो वीडियो है प्रीवियस ईयर की पूरी हो चुकी है, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम लोग साइकोलॉजी की आज करेंगे, लेवल 2 के लिए कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक सेकेंड, 15 है अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत किसे कहा जाता है। जो अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत है वो किसे कहा जाता है। समानता को, अनुरूप तत्वों को, औपचारिक को, नियमों को, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम अंतरण का जो सिद्धांत होता है वो किसे कहा जाता है, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है, जो बी ऑप्शन वही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। वंशानुक्रम का नियम नहीं है ये बताना है। तो समानता का भी वंशानुक्रम का नियम है, प्रत्यागमन का भी है, भिन्नता का भी है। जबकि अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन, वो क्या है, वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किस अवस्था तक बालक में दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है? तो कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है? 3 से 4 वर्ष में, 6 से 7 वर्ष में, 8 से 9 वर्ष में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां होंगी वो 8 से 9 वर्ष में पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? विकसित हो जाएगी। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस अवस्था में बालकों को नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो कौन सी अवस्था होती है जो बालक जो होते हैं वो नई खोज करते हैं और घूमने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें बहुत अधिक बढ़ जाती है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में? तो जो हो जाएगी बच्चे क्या होगी, उत्तर बाल्यावस्था में उनकी नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति निसंदेह मतलब बिना उद्देश्य के बढ़ जाती है। तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? तो अर्जित प्रेरक कौन सा है? भूख होगी, रुचि होगी, पुरस्कार होगा, विश्राम होगा? तो जो अर्जित किया जाता है तो जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुरस्कार हो जाएगा। रुचि जो है वो अर्जित भी है, वो भी हो जाएगी। तो जिसको जो माना गया था, आयोग ने दोनों ही आंसर सही माने थे तो दोनों में नंबर मिले थे। तो रुचि को भी माना गया था और पुरस्कार को भी माना गया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अभिप्रेरणा वर्णित होती है, जो हमारी मोटिवेशन है वो वर्णित होती है किसमें? ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो अभिप्रेरणा होती है वो होती है कॉग्निटिव अरोजल में, मतलब ज्ञानात्मक जागृति द्वारा। तो राइट ऑप्शन बी का हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। जो चिंतन है वो किसका पहलू है ये आपको बताना है, ज्ञानात्मक का, भावात्मक का, क्रियात्मक का, या इनमें से कोई नहीं? तो चिंतन किसका मानसिक पहलू है? तो चिंतन हो जाएगा ज्ञानात्मक का पहलू है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो जो संकेत अधिगम होता है उसके अंदर क्या सीखा जाता है? पारस्परिक उन्मूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदय? तो संकेत अधिगम का जो अंतर्गत सीखा जाता है वो क्या होगा? पारस्परिक उन्मूलन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत भेद किस में पाए जाते हैं? बुद्धि स्तर में, बिल्कुल बुद्धि स्तर में भी व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, अभिवृत्ति में भी पाए जाते हैं, गतिवायु योग्यता में भी पाए जाते हैं। तो जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो तीनों में क्या होता है? व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड ऑफ ऑल अबव। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है। जो चिंतन होता है उसके लिए क्या हमें ज़रूरी है? पूर्वानुभव मतलब हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस हो, भाषा लैंग्वेज हो, रीजनिंग हो, तर्क हो, या प्रॉब्लम हो? तो क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो बहुत इजी सा आंसर है, जब हमारे पास समस्या होगी तभी हम चिंतन प्रारंभ करेंगे। तो चिंतन प्रारंभ के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? समस्या। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्यूटेंट आर वाज डेवलप्ड बाई। तो किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का जो IQ का जो संप्रत्यय है वो किसने दिया था? रीड महोदय ने, पिने ने, टर्मन ने, या कैटल ने? तो बुद्धि लब्धि जो संप्रत्यय है वो किसने विकसित किया था? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? टर्मन ने। तो टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि जो संप्रत्यय दिया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है बाह्य अभ्यास आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। जो बाह्य आभास के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्णन है वो क्या कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकी दृष्टिकोण, या प्रेषणात्मक दृष्टिकोण? बाह्य आभास के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्णन है वो क्या कहलाता है? आंसर कीजिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सतही सरफेस व्यू मतलब सतही दृष्टिकोण। तो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ बैकवर्डनेस? मतलब कि कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है ये बताना है आपको। तो समान बुद्धि का अभाव, बिल्कुल ये पिछड़ेपन का कारण है। शारीरिक दोष भी है, जो फिजिकल डिफेक्ट होते हैं ये भी है। विशिष्ट पिछड़ापन, तो ये भी ऑप्शन में सही है। तो स्वस्थ वातावरण जो होगा, हमारा हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, वो पिछड़ेपन का कारण नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन 27 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28,
व्यक्तित्व का पहला प्रक्रियात्मक वर्गीकरण किसने दिया था? तो जो व्यक्ति का पहला प्रक्रियात्मक वर्गीकरण था किसने दिया था? मन ने, हिप्पोक्रेटस ने, शेल्डन ने या कैटल ने? तो जिसका आप पढ़ेंगे तो व्यक्तित्व का जो पहला प्रक्रियात्मक वर्गी था वो हिप्पोक्रेटस ने दिया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, समान तथा विशिष्ट कारक, जो कि बहुत फेवरेट है, हर पेपर में आपको स्टेट टेट एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलता है। जो सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? अब जो इंटेलिजेंस हमारा चैप्टर से एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते, 2 से ज़्यादा भी आते हैं, तो इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत है, और एक मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जो इसने दिया था, किसने दिया था? स्पीयरमैन ने 2 दिए थे, समान और एक विशिष्ट, जी और एस। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जो लास्ट है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? जो प्रगतिशील परिवार से जो बच्चे होते हैं उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा बल जो प्रबल होता है प्रेरक, ये बताना है। संबंधन, ठीक है, उपलब्धि, अचीवमेंट, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, या आक्रामकता, एग्रेक्शन। तो क्या जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, जो प्रतिभाशाली परिवार के बच्चे होंगे तो उसमें क्या होगा? अचीवमेंट मतलब उपलब्धि जो होगी वो सबसे ज़्यादा प्रेरक होगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 का सी ऑप्शन। तो ये हम लोगों ने आज 30 क्वेश्चंस कर लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल हम लोग लेवल 2 का जो पेपर होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हो और जो भी रीट एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।